सनातन धर्म में बहुत हजारों सालों से हम लोग फास्टिंग के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। बट हम लोग इसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना इसका मेडिकल बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं। और इसीलिए प्रोत्साहन प्रोग्राम के एक होलिस्टिक अप्रोच में ऑफ कोर्स वीगन डाइट तो एक पार्ट है ही है, बट हमने बहुत सारे कैंसर्स में, ऑटो इम्यून डिजीज में विद क्लिनिकल एविडेंस हमने ये बहुत से टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स में उनकी डिजीजेस को डिले किया है, कई जगह ठीक भी किया है और कुछ लोगों को 3-3 साल से हमारे साथ विद मेडिकेशन, ऑफ कोर्स होम्योपैथिक हार्मलेस मेडिसिन एंड फास्टिंग का मेथड यूज करके और एक होलिस्टिक डाइट बना के उनको हमने बहुत सारे लोगों के कैंसर्स के ट्यूमर्स के साइज को कम कर पाए हैं। और ये हमारे पास विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स है। और इसीलिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोत्साहन प्रोग्राम में रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ बनाई है। तो फास्टिंग का बेसिक साइंस को समझेंगे तभी उसको ठीक से फॉलो करेंगे, उसके बारे में हम समझ पाएंगे कि फास्टिंग एक्चुअली क्यों कारगर है और इसको कैसे करना है। हम बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि फास्टिंग कैसे करें और कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि इसको किस तरह है। आजकल इसको डाइटिशियंस एक फैड की तरह नाम लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक हजारों सालों से फॉलो करने वाली प्रक्रिया है जिसको हम लोग व्रत का नाम लेते हैं, उपवास का नाम लेते हैं। और सनातन धर्म तो इसके और इवन सभी धर्मों में अलग अलग नामों से इसको प्रमोट किया गया है। जैसे विपासना है जैन धर्म में, बुद्धिज्म में भी फास्टिंग को प्रमोट किया है, इवन क्रिश्चियनिटी में भी द अल्टीमेट कैंट के नाम से इसको किया जाता है प्रमोट। तो वी आर प्रमोटिंग दिस रिलीजियस प्रैक्टिस विद कोरिलेटिंग विद इट्स साइंस। और फिर समझेंगे कि ये कैसे हम एक सिंपल सा मेथड यूज करके डिजीज से बच सकते हैं। फास्टिंग के दो बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक तो हम इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हमारे सभी बीमारियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड सेकेंड इज हम ऑटोफेगी को ट्रिगर कर देते हैं, यानी कि हम ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देते हैं और हम अपने ही खराब सेल्स को सेल्फ ईटिंग के मोड में डाल दें, यानी खा जाते हैं। हम अपने ट्यूमर सेल, कैंसर सेल्स को खा जाते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, क्या कोइंसिडेंस है कि आज एकादशी ही है और मैं आज 24 आवर वाटर फास्ट पे हूँ। मैंने लास्ट मील कल रात 8:30 बजे ली थी, तो नेक्स्ट मील मैं अब आज रात 9 बजे ही लूंगा। उससे पहले मैं सिर्फ वाटर पे ही रहूंगा। तो लेट्स प्रोसीड। पहले हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की। डॉक्टर ऑटो वार्बर को, जर्मन साइंटिस्ट हैं ये, इनको नोबेल प्राइज मिला था वार्बर इफेक्ट बताने के लिए। इन्होंने ये प्रूव किया था कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा शुगर पे जीते हैं और उन्हें शुगर पे ही सरवाइव करना आता है। यानी कि जितना मीठा, जितना गजरेला, जितना गुलाब जामुन आपको पसंद है, उससे कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा आपके कैंसर सेल्स को पसंद है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे आजकल हम ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर डॉक्टर्स हमें कैसी डाइट देते हैं कि आप कुछ भी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमो ले रहे हैं तो भी, साथ में बल्कि वो और एडिशनली बोल देते हैं कि आप मिल्क एडिटिव्स लीजिए जो बहुत सारे शुगर लोडेड होते हैं। कई बार तो आर्टिफिशियल शुगर लेने को भी बोल देते हैं कि आपको वीकनेस ना हो, क्योंकि वेट लॉस होता है तो बोलते हाई कार्ब डाइट ले। स्पेशली मेड बिस्किट्स आने लग गए हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो एक तरफ से तो हम कैंसर और रेडियोथेरेपी जैसे खतरनाक दवाइयाँ और तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम डाइट में कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि ऐसी डाइट दे रहे जिससे कैंसर सेल्स और तेजी से बढ़े। तो हमें सोचने की ज़रूरत है अपने मोड ऑफ ट्रीटमेंट को, कैंसर और ऑटो इम्यून सेल्स दोनों के लिए। तो वार्बर इफेक्ट के बेसिस पे ही, यही शुगर के हिसाब से ही हमने आज की एक एस टेक्निक बनाई है जिसको पेट सीटी कहते हैं या पेट स्कैन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट के अंदर एक रेडियो एक्टिव शुगर यानी ग्लूकोज इंजेक्ट कर देते हैं और क्योंकि शुगर जो है कैंसर सेल्स को बहुत पसंद है तो ये कैंसर सेल्स उसको अपटेक करते हैं और फिर हम उनकी इमेजेस ले लेते हैं जो हमें साफ रूप से दिख जाती है कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। लेकिन इसको कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे किसी पेट स्कैन को तो उस पर एक वैल्यू लिखी होती है अलग अलग जगह पे, खासकर जो मेटास्टेटिक कैंसर होते हैं जहां पूरी बॉडी में ही अलग अलग ऑर्गन्स में कैंसर होता है,
तो आप देखेंगे वहां लिखा होता है एसयूवी वैल्यू, यानी कि शुगर अपटेक वैल्यू। ये जितनी ज्यादा होती है कैंसर उतना ही ज्यादा तेजी से फैलने वाला है या एग्रेसिव होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि, और हमने इस डाइट को फॉलो करके, फास्टिंग को फॉलो करके हमने एसयूवी वैल्यूज को कम होते देखा है बहुत से पेशेंट में विद ट्रैक रिकॉर्ड इन आवर क्लिनिक्स। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, ये हमें कई तरह से बीमार करती है। यही हमें कैंसर सेल्स, ऑटो इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली, और इनडायरेक्टली हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हमारे बीपी बढ़ने के खतरे को भी यही बढ़ाती है। तो इतने सारे मैकेनिज्म फॉलो करते हुए हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक कैलोरी सरप्लस डाइट पे जी रहे हैं बहुत सालों से, यानी कि हमने कभी भी फास्टिंग प्रैक्टिस ही नहीं की सही से, और उसी वजह से ये कैलोरी सरप्लस डाइट हमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस, यानी हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देती है, और उसी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आप में से भी कई लोगों को आपकी रिपोर्ट्स में ये है, आप चेक करेंगे तो आपकी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी वो रेंज में दिखा रही है, क्योंकि रेंज ही हमने इतनी वाइड दे रखी है। तो मेरा मानना है 10 या उससे नीचे इंसुलिन लेवल होना चाहिए आपका। ऑफकोर्स इसमें और न्यूएंसेस हैं और स्पेसिफिसिटीज हैं, बट अगर 10 से नीचे आपका इंसुलिन फास्टिंग का इंसुलिन लेवल है तो आप एक हेल्थ स्टेटस में रहेंगे, आपको कम बीमारियां लगेंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस करता क्या? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, जो हर सेल का एक ऑर्गन है जिससे वो एनर्जी प्राप्त करता है। हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, वो ग्लूकोज ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ये उसको एटीपी में कन्वर्ट करके हमें सेल के लिए एनर्जी का प्रारूप देता है, यानी कि जिससे सारी बॉडी के सेल्स फंक्शन करते हैं। और इसको डैमेजिंग इफेक्ट में ऑफकोर्स हम इसके डिटेल में बात पहले भी कर चुके हैं हमारे वीडियोस, बट स्पेसिफिकली हम देख लें तो शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड हो गया, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई। कितना ज्यादा हम डाइट का इस पे रोल है देखिए। और उसके अलावा एक्सरसाइज और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और स्लीप, रेस्ट। इसीलिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच बोली है, जिसमें हम 4 बेसिक पिलर्स पे काम करते हैं प्रोत्साहन में, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मॉडिफिकेशन और स्लीप की बेटरमेंट, और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हटाना। इस बारे में आप लोग पहले ही 4 वीडियोस, 4 सेशंस अटेंड कर चुके हैं, एक एक के बारे में जनरल डिस्कशंस। हम कुछ नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं उनके लिए फिर से वो लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज ही असंख्य बीमारियों की कारण के पीछे है, जो मेन कारण है सेलुलर लेवल पे। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज से अगर हम बचते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, या जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया उनको रिप्लेस कर देते हैं नए माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी रेनोवेशन कर देते हैं अपने बॉडी का, तो हम अपनी एजिंग को भी पीछे ले जा सकते हैं और बीमारियों को भी ठीक करते हुए वापस जा सकते हैं बिना दवाइयों। अब फास्टिंग के पीछे बॉडी में क्या होता है उसको समझते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी इंसुलिन की लेवल कम होती है। ये मैं उस फास्टिंग की बात कर रहा हूं जो हम साइंटिफिकली करें, आजकल की फास्टिंग नहीं जिसमें आप फल भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, स्पेशली आपके लिए कुट्टू के आटे की रोटियां बन रही हैं, या स्पेशल सेंधा नमक वाले चिप्स बन रहे हैं, या आजकल तो स्पेशल थालीज भी डिजाइन होने लग गई है नवरात्रा थालीज के नाम से। तो ये उस फास्टिंग को फास्टिंग नहीं फीस्टिंग बोला जाता है। तो वो फास्टिंग नहीं कर रहे आप लोग, वो अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो जब हम लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते, 16 घंटे 18 घंटे और लंबा, सिर्फ पानी पे जीवित होते हैं, तो हम बॉडी को कोई ग्लूकोज का सोर्स नहीं देते, एनर्जी का सोर्स नहीं देते, कोई कैलोरी नहीं देते। तब क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और हमारी बॉडी फिर ग्लूकोज की जगह फैट और जो खराब सेल्स है प्रोटीन, उनको यूज अप करके एनर्जी लेने लगता है। और जब हम फ्रीक्वेंट खाते हैं, जब भी हम कुछ जबान पे रखते हैं खाने के रूप में जिसमें थोड़ा भी कार्ब या ग्लूकोज होता है, तो हमारी बॉडी फटाफट इंसुलिन सेक्रीट करती है। इसी को हम इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा कार्ब्स या शुगर आपके डाइट में, यानी कि रिफाइंड शुगर, खासकर जो नॉन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्ब जिसको कहते हैं, जैसे चीनी हो गई, मिठाइयाँ हो गई, एटसेट्रा। तो जैसे ही आपके मुंह पे जाता है, आपका इंसुलिन एकदम से स्पाइक करता है, और इंसुलिन स्पाइक होते ही आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चले जाती है। कैसे? देखिए, जब भी आप खाते हैं कुछ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ग्लूकोज के रूप में वो कन्वर्ट करके दे देता है। अब ये ग्लूकोज हमारे मसल्स यूज करते हैं जब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को ही माइटोकॉन्ड्रिया लेता है और उसे एटीपी में कन्वर्ट करता है।
बट यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि आजकल की सेडेंटरी लाइफ में हम मसल्स को मूव ही बहुत कम कर रहे हैं। तो मसल जब मूव ही नहीं हो रहे तो फिर उससे हम कम ग्लूकोज खर्च कर पा रहे हैं, तो ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में हमारे ब्लड में घूम रहा है। तो दूसरी जगह इसको बॉडी फिर क्या करती है, इसको फैट के रूप में जमा करती है। ये कैसे होता है, जैसे ही ग्लूकोज आता है हमारे पैंक्रियाज एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। दूसरी बात, यही इंसुलिन इस ग्लूकोज को लिवर में जमा कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस, यानी इसको ट्राइग्लिसराइड के रूप में चेंज करके ग्लाइकोजन बना देते हैं। यही कारण है कि हम दिल्ली में या किसी भी शहरी पॉपुलेशन में देखें, आजकल तो गांवों में भी हो गया, 70% से ज्यादा एडल्ट्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर में, क्योंकि हमने कभी भी इसको मौका ही नहीं दिया कि लिवर की तिजोरी को, यानी फैट रूपी तिजोरी को खाली कर पाए और उसको मौका दे पाए। ये देखेंगे आप, यहाँ दो तरफ का एरो लगा हुआ है, यानी कि इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जाता है। अब जब हम लंबी देर तक खाना नहीं खाते, यानी फास्टिंग करते हैं प्रॉपरली, तो हम यहाँ ग्लूकोज नहीं दे रहे हैं। अब बॉडी क्या बोलती है, बॉडी के मसल्स को, फैट सेल्स को और भी बॉडी सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फिर यही पैंक्रियाज एक और हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको कहते हैं ग्लूकागन। अब जो स्टोर्ड लिवर था, ये लिवर उस स्टोर्ड फैट को, लिवर में जो स्टोर्ड फैट था उसी को दोबारा तोड़ती है, कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में और सारी बॉडी को सप्लाई करती है एनर्जी के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एक सिंपल प्रक्रिया हमारी बॉडी में जाती है। हमारी बॉडी इसी तरह से डिजाइंड है कि जब हम इसको सरप्लस खाना मिलता है स्टोर करती रहती है, और जब आप नहीं खाते हैं तो ये उसी खाने को लिवर से यूज कर लेती है। अब बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि आप लोग 15-20 दिन भी कुछ ना खाए ना, सिर्फ पानी पे जीवित रहे, तो आप सिर्फ पतले जरूर हो जाएंगे बट आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बॉडी सर्वाइव करेगी और शायद और ज्यादा अच्छे सर्वाइव करेगी। तभी बहुत से स्टडीज हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं वर्ल्ड ओवर जिन्होंने 2 to 3 डेज की जूस फास्टिंग करके या वाटर फास्टिंग करके अपने कैंसर को रिवर्स किया है। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स ये एक गाइडेड रूप से होना चाहिए, आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए और आप सही तरीके से इसको करना चाहिए। आपकी बॉडी टाइप, आपकी नीड के हिसाब से आपको ग्रेजुअली अडेप्ट करना है बॉडी को। और एक बात यहाँ पे डिस्कस कर लें, ये फैटी लिवर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैट जमा है, लिवर भी तो एक तिजोरी है ना, इसका भी तो एक लिमिट होगा। जब ये लिमिट भर जाता है तो फिर यही ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में आ जाता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। यही ट्राइग्लिसराइड क्योंकि फैट सेल के रूप में जा रहा है तो लेप्टिन और बहुत से इन्फ्लामेटरी मार्कर यानी सीआरपी बढ़ाएगा, आपका लेप्टिन बढ़ाएगा, आपका इवन होमोसिस्टिन बढ़ा देता है और बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स जिसको हम टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन्स, ये सेक्रेट करता है। उससे क्या होता है, हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, साथ में उसमें ये फैट जाकर डिपॉजिट होने से ब्लॉकेजेस होती हैं। तो एक तरह से कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, आप फिर अलग से जाते हैं डायबिटोलॉजिस्ट के पास या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, लिवर को ठीक करने के लिए हिपैटोलॉजिस्ट के पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इतने सारे डॉक्टरों का रोल एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली खाना खा रहे हैं, और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को कम करके हम इतने सारे डॉक्टरों का वेटिंग पीरियड और हम अपना खर्चा दवाइयों पे जो हो रहा है और अपनी बॉडी को जो हम इन दवाइयों को खा के खराब कर रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं। और इन दवाइयों के बावजूद भी हम सिर्फ मैनेज ही कर पाते हैं, रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम खाना खा रहे हैं, अब ये पहला जो ग्राफ है ये आज की आप जो जिंदगी जी रहे हो उसको दिखा रहा है। ये हमने रात का खाना डिनर किया, उसके बाद हम सो गए, तो थोड़ी देर गैप मिला 6-8 घंटे का, तो ये बॉडी फैट बर्निंग जोन में यानी ग्लूकागन सेक्रेट कर रही। लेकिन सुबह उठते हमने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, फिर चाय पी ली, फिर लंच कर लिया, फिर शाम के स्नैक्स खा लिए, फिर डिनर कर लिया, फिर डिनर के बाद मीठा या आइसक्रीम हो जाए, तो पूरा दिन हम देखेंगे आप फैट स्टोरिंग जोन में, फैट बर्निंग जोन आप दे ही नहीं रहे हैं। यही अब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16-18 घंटे के भूखा रहने वाली प्रक्रिया करते हैं, तो आप देखेंगे आपने लास्ट डिनर किया, उसके बाद पूरा जितना नेक्स्ट मील तक आपने किया, ये आप फैट बर्निंग जोन में थे, बिना मेहनत किया फैट को लूज करे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो लोग बोलते हैं हमारी एज ज्यादा है, हमारे घुटने काम नहीं कर रहे, दर्द हो रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उसके पीछे ये कारण है। और साथ के साथ आप देखेंगे जब आप फास्टिंग करते हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी कम होती है, तो जो जगह जगह नॉन स्पेसिफिक दर्द रहता है, जो बिना डायग्नोज हुआ दर्द रहता है, खासकर लेडीज को बहुत ही प्रॉब्लम रहती है,
घुटनों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वो भी आप धीरे धीरे देखेंगे इससे कम होने लगेगा। तीसरा, जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ 24 से 48 घंटे का फास्ट या 36 घंटे का फास्ट, इसमें क्या होता है आप बहुत लंबी देर तक खाना नहीं खाते, तो इसमें सीधा फैट बर्निंग जोन में चले जाते हैं आप, और यहाँ पे आप ऑटोफेगी को भी ट्रिगर करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है फास्टिंग का, जो हम आगे जाके डिस्कस करें। तो जितना लंबा फास्ट उतना इंसुलिन कम या इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम, और साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में ऑटोफेगी ट्रिगर होती है। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग से हम ऑटोफेगी ट्रिगर करते हैं, बट कुछ लोग इसको सस्टेनेबल रूप में कर पाने में सक्षम है या नहीं कर पाते। इन्हीं बात पे हम आज डिस्कस करेंगे जब हम आपके क्वेरीज लेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये आप ऑलमोस्ट डेली कर सकते हैं। मेरी मदर ये ऑलमोस्ट डेली कर रही है पिछले तकरीबन 3 से 6 महीने में। हफ्ते में 5 दिन तो उनका पक्का ही है, और उन्होंने अपनी डायबिटीज को 7.8 HbA1c से 6.2 पे ले आई है। कोई मेहनत नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ इतना। ठीक है, इसको करना भी आसान है। थोड़ी बहुत ऑटोफेगी इसमें आती है, बट जिनको सिर्फ डायबिटीज या वेट लूज में काम करना है उनको ऑटोफेगी ट्रिगर करने की जरूरत नहीं भी है। जिनको कैंसर से लड़ना है, जिनको न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज से, अल्जाइमर डिजीज से बचना है, जिनको पार्किंसन से बचना है, जिनको फिर कैंसर से लड़ना है और ऑटो इम्यून डिजीज को रिवर्स करना है, उनके लिए ऑटोफेगी ज़्यादा जरूरी है। ये हम आगे डिस्कस करें। ह्यूमन हिस्ट्री में ना, अगर हम बात करें सन 70 से पहले तक, आप लोग तो कुछ लोग तो ये देखा ही होगा अपने पेरेंट्स के साथ, उस जमाने में हम इतनी ज़्यादा जल्दी खाना नहीं खाते थे, ना हमारे पास इतने पैसे थे, ना रिसोर्सेज होती थी। और उससे पहले चले जाए ह्यूमन हिस्ट्री में, जब हमें खेती बाड़ी भी नहीं आती थी, हम शिकार करके खाते थे, तो शिकार कौन सा रोज मिलता था? थोड़ी बहुत कंदमूल खा ली, जीवित हैं, कई बार हफ्ते में मिला, कई बार 3 दिन में मिला, तो ऑटोमेटिक फास्टिंग हम लोग कर रहे थे समाज में। बट जैसे जैसे हमने खेती बाड़ी सीखी, खेती बाड़ी के बाद अब हमें उसको स्टोर करना आ गया, उसको प्रोसेस करना आ गया फूड को, तो अब तो आज की आपके बच्चे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मील तो लेते ही लेते हैं, उसके अलावा कम से कम 2 बार चाय, चाय के साथ फिर एक मील जैसा ही मट्ठी, रस और बहुत से स्नैक्स। उसके अलावा बच्चों को देखो हमेशा हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई वो स्टिंग चाहिए, कुछ चाहिए मीठा, मतलब तो शुगर बॉम्ब वाली ड्रिंक्स, तो पूरा दिन आप फैट स्टोरिंग जोन में ऊपर और ऊपर और ऊपर इंसुलिन को ट्रिगर करी जाए, और इसीलिए हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और समाज में बीमारियों को और ओबेसिटी को देख रहे हैं। कोई भी नाम ले लीजिए आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके पीछे डायरेक्टली होगी ही होगी। पीसीओडी ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थ, कुछ भी ले लीजिए, आप हाई शुगर स्टेट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहेंगे, तभी वो बीमारियां जल्दी आएंगी। और ये कंपनी आ गई केलॉग्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ओट मील्स, क्वेकर ओट सब लेके, कि ब्रेकफास्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट मील है, आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो पूरा दिन नहीं चलो। अब आज संडे है, सबसे बिजी दिन होता है मेरे लिए क्लिनिक पे। आज मैं पूरा काम करूंगा, बिना थके आपके सामने बैठा हूँ, अभी पूरा वेबिनार पूरे जोश से कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर मैं क्लिनिक जाऊंगा, अपने दोनों तीनों क्लिनिक भी करूंगा, और रात को ही खाऊंगा, तब तक सिर्फ पानी पे रहूंगा। अब समझ सकते हैं आपका ब्रेकफास्ट कैसे आपको बीमारी दे रहा है। यही आपके ब्रेकफास्ट है, और लोग पूछते हैं हम तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसमें आप एग्स भी ले रहे हैं, रिफाइंड शुगर भी ले रहे हैं ब्रेड के रूप में, जूस भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। अब ये आपको कैसे बीमारियां दे रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कैसे इंसुलिन को ये स्पाइक करता है। कोई नई बात नहीं बता रहा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हमारे सनातन धर्म और आयुर्वेद में ये बहुत सालों से, महर्षि वाघभट्ट तो इसको 1500 साल पहले डॉक्यूमेंट कर गए, लिख गए अपनी किताब अष्टांग हृदयम में। उन्होंने लिखा था, विमलेन्द्रत्या सगरो मलानाम लाघवम रुचि, क्षत्रुट सहोद्यम क्षुद्र हृदयो द्वार कंठता, व्याधि मार्दव मुत्साह हास्त्र नाद्र नाश्चा लाघिते। इसका मतलब ये, फास्टिंग से आप और एक्टिव फील करते हो, नींद नहीं आती, ना थकान होती, आप टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करते हो बॉडी से, लिवर को टाइम देते हो, खाने पाचन क्रिया को रिन्यू होने का टाइम देते हो, बहुत सारे अनेकों बेनिफिट हैं इसके। और यही बात आज हम रिसर्च पेपर्स में कोरिलेट करके नोबेल प्राइज जीत रहे हैं बहुत से साइंटिस्ट, जो इतने साल, हजारों साल से सनातन धर्म फ्री में बता रहा है, बट बात है हम फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, ये रिसर्च पेपर बता रहा है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ये फायदा देती है इस तरह की डाइट्स। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ऑटोफेगी। जब हम लंबे लंबे फास्ट करते हैं, कैसे ऑटोफेगी ट्रिगर होती है। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को 2016 में नोबेल प्राइज मिला सिर्फ ऑटोफेगी को बताने के लिए। यही जो प्रक्रिया की कैसे फास्टिंग हम करके कैंसर से बच रहे हैं या अपने सेल्स को खा रहे हैं, इन्होंने इसको क्लिनिकली साइंटिफिकली प्रूव किया। तो इनको मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2016 में। जब
हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है मोस्टली। जैसे फीमेल्स में देखें तो ब्रेस्ट और यूट्रस के सेल्स हर महीने डिवाइड हो रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं बेबीज के लिए प्रोडक्टिव एज ग्रुप में। इस तरह से हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल 3 दिन में चेंज हो जाती है। हमारे ब्लड सेल्स अलग अलग संख्या है, उनकी टाइम लाइन है। न्यूट्रोफिल तो 6 से 8 घंटे में, और आरबीसी हर 120 दिन में। और तभी देखेंगे इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में ही ज़्यादा कैंसर पाया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम रिपीटेड डिविजन्स में जाते हैं तो गलत और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाई इंसुलिन देके माइटोकॉन्ड्रिया अपने डैमेज को या म्यूटेशन को रिवर्स नहीं कर पाता, और उस वजह से ये हम ऑटोफेगी को ट्रिगर नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमें बीमारियां होती है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गिरता जाता है टाइम के साथ। जब हम फास्टिंग लॉन्ग टर्म पे हैं तो हमारी बॉडी जब ग्लूकोज भी खा चुकी है, फैट भी खा चुकी है, अब हमें फर्दर एनर्जी चाहिए। तो अब वो प्रोटीन्स जो हमारे सेल्स प्रोटीन से बने उससे एनर्जी लेगी। लेकिन बॉडी इस तरह से बनी हुई है परफेक्ट कि वो हेल्दी प्रोटीन से नहीं, जो डिजीज सेल्स हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो ऑटो इम्यून सेल्स, उन खराब सेल्स को खाएगी। फिर उनको उससे एनर्जी लेने के बाद जो उससे हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यानी अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, उनको फिर यूजअप करेगी और नए सेल बनाएगी। तो एक तरह से जैसे आप घर को रेनोवेट करते हैं, आपकी बॉडी को रेनोवेट करेंगे। और मैं हर 15 दिन में एकादशी का फास्ट रख रहा हूँ 24 आवर्स का, तो मैं हर 15 दिन में अपनी बॉडी को एक तरह से रिनोवेट कर रहा हूँ। और यही कारण है कि हम एजिंग को, वेट को, अपनी एक्सरसाइज को, अपने स्टेमिना को बढ़ा पा रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे हैं। इसी फास्टिंग का आप देखिए कितनी बीमारियों में इसका बेनिफिट है। आप नाम लेंगे जिस मर्जी बीमारी का, वहां आपको मैं साइंटिफिक पेपर दिखा सकता हूँ। हर बीमारी, कैंसर में भी छपा हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज में, इवन आपके डिप्रेशन और एंजाइटी में भी फास्टिंग का रोल है। आप ज़्यादा काम फील करते हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है, आप डिसीजन मेकिंग बेटर करते हैं, और आपके डिसीजन पे ही आपके फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ऑफकोर्स स्ट्रेस भी कम होता है। और उसके अलावा हार्ट डिजीज, कैंसर, आप नाम लीजिए उस बीमारी में। और इसके पीछे दो ही रोल हैं, दो ही मैकेनिज्म है, एक तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करना और ऑटोफेगी को ट्रिगर करना। ऑटोफेगी का एक सेकंड पार्ट है ग्रोथ हार्मोन। जब हम ऑटोफेगी के जोन में जाते हैं, यानी जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इस प्रक्रिया का मीडिएटर है, जिससे वो पुराने सेल्स को खा के नए सेल्स को बनाएगा और उससे एनर्जी ले। और ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं कि जब हम रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, HIIT करते हैं, तो कई घंटों के एक्सरसाइज के बाद भी हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है 4 घंटे के लिए 4 गुना बढ़ता है, लेकिन वो सस्टेनेबल रूप से बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। बट जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक तो ये नॉर्मल से 20 गुना ज़्यादा, यानी एक एक्सरसाइज सेशन जो आप बहुत रेगुलर फॉलो करें उससे भी 5 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है, और ये सस्टेनेबल रूप से काम करता है, यानी लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या लॉन्ग टर्म फास्टिंग बीच बीच में यूज करना बहुत ही ज़्यादा कारगर एक टेक्निक है ग्रोथ हार्मोन को मेंटेन रखने की, और अपने आप को एजिंग से दूर करने की, रिवर्स करने की, और यही बीमारियों को भी बचाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं, बहुत लोगों ने इस फैक्ट को लेके ना ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस निकाल दिए, गोलियां निकाल दी, जो जिम में बहुत यूज करते हैं लोग बॉडी बढ़ाने के लिए और इस तरह। लेकिन उसका देखा गया कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा उससे आपकी कॉर्नरी एजिंग, क्योंकि ये केमिकल रूप से है, तो उससे आपकी एजिंग और आपकी हार्ट डिजीज, आपकी आर्टरीज और खराब होने लगी बेहतर होने की जगह। अब सवाल उठता है कि हम कितना लंबा फास्ट करें। आप लोगों के मन में भी होगा कि कंफ्यूजन रहती है इस इशू को लेके। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आप इस तरह के बॉडी टाइप में कि जो थोड़ा सा खाता है और वेट जल्दी बढ़ जाता है और बहुत मेहनत करके भी वेट नहीं जाता है, तो आपको थोड़ा लंबा फास्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में अभी प्लेट्यू फेज में आ गए, मतलब और रिजल्ट आगे नहीं बढ़ रहे, तो भी आपको थोड़ा लंबा फास्ट करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट ज़्यादा चाहिए तो भी आपको लंबा करना पड़ेगा। और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ना चाहते हो, डिजेनरेटिव डिजीज से लड़ना चाहते हो, कैंसर से लड़ना चाहते हो, या सिर्फ आप बिल्कुल हेल्दी हो, जैसे मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आप डिजीज को प्रिवेंट करना चाहते हो और अपनी लॉन्गेविटी को बढ़ाना चाहते हो, यानी कि हेल्थ स्पैन को, बिना बीमारियों के, बिना दवाइयों के कब तक आप जीना चाहते हो, उस स्पैन को बढ़ाना चाहते हो, तो इसको कहते हैं हेल्थ स्पैन। अगर आपका एम है वेट लॉस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि
18 से 16 घंटे फास्ट करने से उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यानी कि आप 18 घंटे तक पानी पे जिएंगे और सिर्फ 8 या 6 घंटे की विंडो में जो भी खाना है खाएंगे। इसको 1 या 2 मील्स ए डे प्लान बोला जाता है। यूजुअली 2 मील्स ए डे प्लान होता है। आप एक बार जैसे खाना खाया आपने लंच और फिर डिनर किया, और डिनर के बाद फिर अगले दिन के लंच तक आप कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पिए। जब ये स्थिति आ जाए कि आपका और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बीच बीच में आप लोग 24 घंटे या फिर साल में 2-3 बार 2 दिन 3 दिन का जूस फास्ट या वाटर फास्ट कर सकते हैं, अगर आपको रिजल्ट और फास्टर चाहिए। डीजनरेटिव डिजीजेस, कैंसर, आर्थराइटिस, एजिंग का प्रोसेस, इम्यूनिटी को बढ़िया तरीके से बढ़ाना, इसके लिए अगर आपको करना है तो आपको लंबे फास्ट करना पड़े, 24, 36, 48 आवर्स एटसेट्रा। ये करने मुश्किल होते हैं, तो ये कैसे करने हैं, हमें कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जाके, डॉक्टर गरिमा हमारे साथ है, मैं आपके सवालों के जवाब देते वक्त इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम अपनी हंगर पैंग्स को रोक सकते हैं, या बीच में हम क्या थोड़ी बहुत चीज़ खा लें जिससे हम लंबी देर तक भी फास्ट कर लें। तीसरा है मेंटेनेंस और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए ज़्यादातर 16 से 8 घंटे वाला, 18 to 6 आवर्स वाला मोर देन इनफ है। महीने में एक आध बार आप 24 से 48 घंटे कर ले, और साल में एक आध बार 2 बार आप 2 दिन 3 दिन का फास्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बेनिफिट है ऑटोफेगी। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को कैंसर है, लोग ज़्यादातर बोलते हैं कैंसर पेशेंट तो वैसे ही वेट लूज में, तो कैसे करेगा। और एक और मन में लोगों के रहता है कि भाई डायबिटीज़ पेशेंट को तो फास्टिंग करनी ही नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत से केसेस हैं जो विद इन 3 days इंसुलिन ऑफ हो गया उनका, और ये हमने उनको अभी सिर्फ कीटो डाइट दी है, हमने उनको फास्टिंग भी नहीं कराई है। तो हम प्रूव कर सकते हैं विद इन 1 वीक आपकी सभी दवाइयां बंद कर सकते हैं, अगर आप हमारे ठीक से फॉलोअप करें तो। प्रोत्साहन प्रोग्राम में हमारे पास अभी फिलहाल भी एक कोलोन कैंसर पेशेंट है, जिनकी हमने इंसुलिन, जो 50 यूनिट इंसुलिन पे थे सुबह शाम माल के, उनको हमने कीटोजेनिक डाइट देके उनकी इंसुलिन बिल्कुल बंद कर दी। अभी हमने फास्टिंग उनके लिए नहीं बोला है, नेक्स्ट वीक या जैसे वो और एडजस्ट करेंगे तो हम उनको फास्टिंग, उनकी शुगर 40 रह गई थी विद इन 2 days, तो हमें इंसुलिन बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को बीच बीच में लंबे फास्ट करके आप ऑटोफेगी का भी फायदा उठाएं, क्योंकि बॉडी में हम सबके हेल्दी लोगों के भी ट्यूमर सेल, कैंसर सेल, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, ऑटो इम्यून सेल बनते रहते हैं, लेकिन हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसको यूज करके। फास्टिंग हम लोग बोलते हैं बड़ा मुश्किल है जी, बहुत भूख लगती है हमें। फास्टिंग कोई खास इतना मुश्किल है नहीं, 16 से 18 घंटे तो बहुत आसान है, क्योंकि 8 से 10 घंटे तो आदमी सोने में ही निकाल देता है। तो आपने थोड़ा सा अर्ली डिनर करना है और थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट करना है, तो 1 मील ए डे वाला प्लान तो 2 मील ए डे वाला प्लान तो आराम से हो जाएगा। बीच बीच में जब आपको महीने में एक आध बार लंबा करना है, तो हमें कुछ कुछ उसको प्रैक्टिस करनी है या एडजस्ट करना है। और इन्हीं सब बीमारियों को हमने, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि कितनी सारी बीमारियों को हम ये ठीक कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के रेनोवेशन को, रिसाइकलिंग को कैसे फास्टिंग ट्रिगर कर सकती है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। यही आपको हम अब सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स फास्टिंग के भी इनकॉर्पोरेशन होगी आपके डाइट प्लान्स में। जैसे डॉक्टर गरिमा आपको वीकली मॉनिटरिंग करती हैं, तो वो अब धीरे धीरे फास्टिंग भी आपकी डाइट में बैच मेंबर्स को देंगी, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, बॉडी टाइप, ब्लड रिपोर्ट्स, उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी रेगुलरिटी को मेंटेन किया जाएगा।